चलिए सर, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में हम लोग आ गए फाइनली। APA पेज नंबर DD.1 वॉल्यूम 4 में है, आप DD1 में। फाइनली हम लोग कहाँ आ चुके हैं? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में। सर, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट हो चुका, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका। ट्रांसफर प्राइसिंग में आप 5 मेथड्स अप्लाई करके ALP का डिस्कशन देख चुके हैं। आपको निकालना नहीं आया है प्रैक्टिकली, हाँ एग्जाम के क्वेश्चन बन जाएंगे, बट हाँ आपने ये देख लिया कि 92C में पहले ही रेस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर्स की है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ढूंढ के, सर्च करके और उस मेथड के बेसिस पर आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, जिस प्राइस को आगे रिजेक्ट किया जा सकता है AO के थ्रू या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के थ्रू। डिस्प्यूट में केस चला जाएगा। अगर आप डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं तो आपको एक अल्टरनेट मैकेनिज्म दिया हुआ है। ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग सफिशिएंट नहीं था, AAR जो है ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, वो सफिशिएंट नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग के आर्म लेंथ प्राइस डिटरमिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि FMV फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिनेशन के लिए आप ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास नहीं आ सकते। और मेनली हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग में प्राइसिंग के ही इश्यूज को देखते हैं। आर्म लेंथ प्राइस निकालना किस चीज का? ट्रांजैक्शन का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करेंगे, वो सब देखना 5 मेथड्स के थ्रू। मेरा प्राइस सही है या नहीं, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना AO या TPO के थ्रू। These all discussions are related to fair market valuation of goods और सर्विसेज ओनली, जिसका बेस नहीं है ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में, मना है। तो एक नीड हुई कि भाई जब हमारा ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो फ्यूचर के डिस्प्यूट को रोकने के लिए हम कर सकते थे, डिसीजन ले सकते थे, वो तो अब पॉसिबल है नहीं। और ट्रांसफर प्राइसिंग के इश्यूज संभले नहीं संभाले जा रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने DRP भी ला रखी है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, जिसका एक आइडिया हमें मिला है, पढ़ना तो वॉल्यूम 5 में है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल एक रेमेडी है किसके पास? उस पर्सन के पास जो फॉरेन कंपनी है या वो पर्सन जो ट्रांसफर प्राइसिंग के इश्यूज में इन्वॉल्व है। AO फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले एक ड्राफ्ट ऑर्डर देता है, जिसके अगेंस्ट में आप कहां जा सकते हैं? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल पे जा सकते हैं। हाउएवर, मैं चाहता हूं कि अगले 2-4 साल के लिए लाइफ में शांति हो जाए, एक ऐसा प्राइस फिक्स हो जाए गवर्नमेंट के साथ बात करके, जिस पर मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता रहूं और कोई इशू ना हो AO को, कोई इशू ना हो TPO को, अलाइक सेफ हार्बर। तो सेफ हार्बर रूल प्रीफिक्स एक सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप फॉल करते हैं, परसेंटेज जो दिया हुआ उसको ऑप्ट कर लेते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं है। वो सस्ता एक तरीका है। सेफ हार्बर रूल ऑप्ट करना एक सस्ता तरीका है, ऐसे समझिए। और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीड्योर है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की स्कीम को जो हम लोग ऑप्ट करते हैं तो उसमें एक प्रोसीड्योर लंबा जाता है, प्लस हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अगर इन्वॉल्व है। जापानीज कंपनी इंडिया में 500 करोड़ 800 करोड़ का एक फैक्ट्री लगाने वाली है, जिससे हर साल 1000 करोड़ का टर्नओवर जनरेट होगा, है ना। मतलब कोई फॉरेन कंपनी ऐसे सैमसंग हो गया आपका, कोई भी ले लीजिए आप, ओप्पो ले लीजिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यामाहा ले लीजिए, कोई भी फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, एग्जांपल दे रहा हूं कि वो इंडिया में 500 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहा है, जिससे हर साल 800-1000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होगी अगले 4-5 साल 10 साल तक। और वो नहीं चाहता है कि अगले 3-4 साल में उसका कोई डिस्प्यूट हो प्राइसिंग को लेके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लाइसेंस, FTS, रॉयल्टी, कोई भी चीजों को लेके कोई इशू हो। तो वो फिर क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीड्योर है, बोर्ड डिपार्टमेंट, उसके थ्रू एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर्ड करने की कोशिश करता है यूनिलैटरली। यानी वो फॉरेन पार्टी जिसकी इंडियन एंटिटी है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज, यहां पे वो इंडियन गवर्नमेंट के CBDT डिपार्टमेंट के साथ एक एग्रीमेंट कर ले। और ये मल्टीलैटरल भी हो सकता है, मतलब 2 कंट्री के साथ समझौता, 2 एंटिटी 2 कंट्री, 2 एंटिटी, होल्डिंग कंपनी बाहर से और सब्सिडरी कंपनी इंडिया से, इंडिया की इनकम टैक्स अथॉरिटी और जो बाहर होल्डिंग कंपनी जहां सिचुएटेड है वहां की टैक्स अथॉरिटी, ये 4 लोग इन्वॉल्व हो जाए। मतलब कंट्री टू कंट्री एग्री हो जाए आपस में कि भाई इस ट्रांजैक्शन का
अगर यू मान लो कहां से मैंने बोला, जापान से एक्सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए और इंडिया का इंपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए, यानी जापान की रेवेन्यू क्या और इंडिया का कॉस्ट क्या। म्यूचुअली दो कंट्री, दो लोगों के चलते आपस में एक एग्रीमेंट कर रही है, उन दोनों के बिहाफ में, ठीक है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। तो यूनिलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट भी हो सकता है, मल्टीलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल। मल्टीलेटरल में दो से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है, बाइलेटरल में दो कंट्री इन्वॉल्व होती है, यूनिलेटरल में सिर्फ इंडिया और इंडियन एंटिटी इन्वॉल्व होकर प्राइस फिक्स कर देती है, उसका कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट सामने वाली कंट्री में नहीं दिया जाता है। बाइलेटरल में यह फायदा होता है कि जो प्राइस इंडिया में सेल्स बोल के फिक्स होगी वही प्राइस को दूसरी कंट्री में कॉस्ट मान लिया जाएगा। इंडिया से एक्सपोर्ट प्राइस जो फिक्स होगा वही दूसरी कंट्री का इंपोर्ट प्राइस फिक्स हो जाएगा। बाइलेटरल करने से यह फायदा होता है। एनीवे, थोड़ा सा बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे। इसका प्रोसीड्योर भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, 13-14 पेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बात मानिए, एक बार जो पढ़ने में आपको जो भी 1.5-2 घंटा लगे मेरे साथ, एक क्लास का टॉपिक है, मैं इसको एक क्लास में खत्म करूंगा, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा वॉटेवर। इसमें दो ही सेक्शन है हमारे पास, 92CC और 92CD। बोला सर इतने सारे पेजेस, रूल्स हैं, इसके अंदर रूल्स हैं, और ये सीए इंस्टीट्यूट और सीएम इंस्टीट्यूट दोनों में कोर्स इक्वली है, ये ध्यान रखिएगा। सीए स्टूडेंट्स हैं आप, सीएमए स्टूडेंट्स हैं आप, दोनों को इस चैप्टर की बेहतर तैयारी करनी है। सर 13-14 पेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने पहले ही वादा कर रखा है कि मुझे एक बार ये 13-14 पेज पढ़ा लेने दीजिए, सारे स्कीम्स, सेक्शन, प्रोसीड्योर, रूल्स मुझे बता देने दीजिए, फिर मैं आपको छोटा करता जाऊंगा कि एग्जाम के लिए कहां पर क्या क्वेश्चन बनता है, कौन सा रूल्स इंपॉर्टेंट है, कहां पर किस टर्म को आपको याद रखना है। रिसेंटली अमेंडमेंट्स भी आई हैं इसमें, इधर लास्ट 1 ईयर में, इसी साल 2020 के शुरुआत में, 2020 के जनवरी मंथ के आसपास इसके रूल्स और फॉर्म्स में अमेंडमेंट्स भी आई हैं, तो उसकी भी चर्चा कर दूंगा। आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और एक क्लास 2 घंटे की लगे, मान लो 3 घंटे की लगे, लेकिन इसका रिवीजन टाइम ऐसा होगा कि एक बार आपने प्रोसेस समझ लिया तो 15-20 मिनट में भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। एक बार आपके दिमाग में इसका प्रोसेस बैठना चाहिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इस पे तो नहीं है। बट आप जानते हैं एओ और टीपीओ से डिस्प्यूट को रोकना चाहते हो तो यू हैव 2 ऑप्शन, आप सस्ता कॉन्सेप्ट में चले जाओ सेफ हार्बर, और नहीं तो आप थोड़े लंबे प्रोसीड्योर में चले जाओ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। लेकिन इस एग्रीमेंट का इफेक्ट ना 3-4 साल रहता है, इनफैक्ट टोटल 9 साल का डिस्कशन है इसमें, 9 ईयर्स। इस एग्रीमेंट का इंपैक्ट 9 ईयर्स तक रहता है, हम बात करेंगे। लेकिन सेफ हार्बर हर साल के लिए रहता है, वो 1 साल के लिए होता है सेफ हार्बर की स्कीम, जो परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हैं, यस। आप आखिरी की दूसरी या तीसरी क्लास में हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या, इस वॉल्यूम की आखिरी 2 क्लासेस में आप, बशर्ते कि आपने ट्रांसफर प्राइसिंग की क्लास बाद में देखी है और टैक्सेशन ऑफ एनआर की क्लास पहले देखी है, यानी आप हमारे ड्यूरेशन सीट, जो आपको ड्यूरेशन सीट मिली है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास देख रहे हैं, ठीक है। सर सेक्शन 92CC क्या कहता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए, बोर्ड। तो यहां पर बोर्ड का मतलब क्या है, एक तो ध्यान रखना, आप कंफ्यूज ना करना इस लाइन से कि सर पहले भी तो आपने ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग बताया था। अगर आप ध्यान से ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में जाओ, ये पीछे ही है। ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में लिखा हुआ था कि फेयर मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन पे ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आप नहीं ले सकते हो। सेकंड पेज में किस सिचुएशन में आप ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते हो, यहां लिखा हुआ इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सर एफएमबी डिटर्मिनेशन पेज नंबर C2 पे लिखा हुआ है, एफएमबी डिटर्मिनेशन के लिए आप ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। इसीलिए मुझे आज इस पॉइंट की जरूरत हुई एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की। अच्छा, जैसे गार आपको मैंने पढ़ा चुका हूं, मैं आपको गार GAAR गार के प्रोविजंस आप जब पढ़े तो आपने देखा यहां पर एक प्रोसीड्योर था गार को फॉलो करने का, सेक्शन 144BA एक प्रोसीड्योर था जो मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था यहाँ पे 2 पेज का, और क्लास में चार्ट भी एक डिस्कस किया था, ठीक। वैसा ही कुछ मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, मैं किसको,
एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को एक बार बस डिस्कशन कर लें, क्योंकि अभी ओवरव्यू देके कोई फायदा नहीं है। सर इसमें बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे प्रोसीड्योर ना नए हैं, इस 12-13 पेज में कुछ नई बातें, ऑल टुगेदर नई बातें, तो इसीलिए मैं इसका पहले ओवरव्यू नहीं देना चाहता हूं। मैं आपको पढ़ा देता हूं इसको एक एक करके, जैसे जैसे सामने मेरे सेक्शन आ रहे हैं, रूल्स आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ाता चलता हूं कि कौन सा सेक्शन कौन सा रूल्स क्या कहता है। उसके बाद मैं कनेक्ट कर दूंगा और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता के इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, 92CC एंड 92CD दो ही सेक्शन है। पार्टीज एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज है। एडवांस रूलिंग हम नहीं ले पाएंगे उस इश्यूज पे, प्राइसिंग से रिलेटेड इश्यूज पे, इसीलिए क्या चाहते हैं बोर्ड सीवीडीटी के साथ एक एग्रीमेंट करना। डायरेक्ट सीवीडीटी के साथ कर लोगे सर? हाँ, मेरे में दम ही इतना है, मैं 500 करोड़ की पार्टी हूं, 1000 करोड़ की पार्टी हूं, हर साल इंडिया में मेरा 1000, 1500, 2000 करोड़ का रेवेन्यू होगा, 200-250 करोड़ का टैक्स मैं देने वाला हूं, तो मैं क्यों नहीं बोर्ड के साथ एग्रीमेंट करूंगा। मैंने क्या कहा, न ये सस्ता कॉन्सेप्ट है और न ही मैं सस्ता आदमी हूं। ठीक, नहीं ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है और नहीं मैं छोटे मोटे आर्म लेंस प्राइस और ट्रांजैक्शन को लेके आया हूं, मतलब 1-2 करोड़ का ट्रांजैक्शन के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट लेने आया हूं। नहीं, वापस घर का रास्ता दे दिया जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं अगर जाऊंगा भी एपीए के लिए तो लोग हंसेंगे। सर ये बड़ी बड़ी कंपनी, मित्सुबिशी हो गई, हिटाची हो गया, ओ जनरल बाहर की कंपनी है, ये सब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, अगले 8-10 साल 15-20 साल के लिए बिजनेस करने वाली है, उसमें ये आने वाले 5 साल के लिए अपने आप को निश्चिंत करना चाहती है। मतलब हाईफाई एक आपको प्लेटफॉर्म चाहिए इसके लिए। पेप्सी के बारे में सोचिए, कोको कोला की इंडिया यूनिट्स के बारे में सोचिए, एडिडास, नाइकी के इंडियन मैन्युफैक्चर के यूनिट्स के बारे में सोचिए आप। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती हैं इंडिया में, लेकिन अब होल्डिंग कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन होने के कारण वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एसोसिएटेड विथ ट्रांजैक्शन विथ एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज एंड ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे। अब मैं कोई भी मेथड ऑप्ट करूं, मैं कोई भी प्रॉफिट मार्जिन लूं, 5 मेथड प्रॉफिट मार्जिन, आपने देख लिया कितना डिस्प्यूट है उसमें, स्टेप्स में और मार्जिन को सेलेक्ट करने में। सर मैं कोई भी मेथड लूं, कोई भी मार्जिन लूं, आगे एओ और टीपीओ जो है उसके साथ मेरा मतभेद होना ही है। क्यों? मैंने बोला था कि आर्म लेंस प्राइस सब्जेक्टिव इशू है, एक पर्सन का परसेप्शन कुछ और है, दूसरे पर्सन का परसेप्शन कुछ और है, प्लस मेरा पर्पस है टैक्स बचाना और एओ टीपीओ का पर्पस है इनकम ज्यादा दिखा के टैक्स लेना। और कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है आर्म लेंस प्राइसिंग का, ऑलवेज डिस्प्यूट रहता ही रहता है। किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी टैक्स पेयर का ट्रांसफर प्राइसिंग का जो इशू है वो सीधा सीधा सॉल्व होता ही नहीं है डिपार्टमेंट के सामने। केस स्कूटने में आता है, इशू इन्वॉल्व होते ही हैं, आर्म लेंस प्राइस पर लड़ाई होती है एओ के साथ, केस खराब होता ही है, हमें सीआईटी अपील के पास जाना पड़ता है, आईटीएटी के पास जाना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। तो सर यस, I can enter into an agreement with the board, no issue. The board with the approval of central government. अब सोचिए मैटर कितना लंबा चौड़ा है कि सीवीडीटी से मैं गया एग्रीमेंट करने के लिए और सीवीडीटी को अप्रूवल लेना पड़ जाता है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब ये ऐसे लेवल पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो देश को हिला दे। नहीं, मे इंटर इनटू एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद एनी पर्सन। कौन है ये वो पर्सन है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है या आगे करने वाला है, कर रहा है तो भी और आगे करने वाला है तो भी। यानी सर पहले ट्रांजैक्शन कर लें उसके बाद एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ले सकते हैं। हाँ, ये 4 साल पीछे तक के ट्रांजैक्शन को अपने में कवर कर लेता है, रोल बैक प्रोविजन है इसके अंदर। जिस ईयर के लिए हम इस एग्रीमेंट को इंटर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो ईयर और आगे का 4 साल, टोटल 5 साल के लिए जा सकता है आगे, और पीछे 4 साल तक जा सकता है। इफेक्टिवली 9 साल तक के लिए एग्रीमेंट वैलिड होता है। यानी 9 इयर्स तक आपका एओ और टीपीओ से आर्म लेंस प्राइस पे डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, अगर आप इस एग्रीमेंट के थ्रू बचाव चाहते हैं तो, रिलीफ चाहते हैं तो। डिटरमाइनिंग द आर्म लेंस प्राइस और स्पेसिफाइंग द मैनर, क्या तो हम आर्म लेंस प्राइस ही डिसाइड कर लेते हैं मिलके, और या फिर हम मेथड डिसाइड कर लेते हैं, मैनर डिसाइड कर लेते हैं। ये वो 5 मैनर में से मैनर फिक्स हो जाएगा। वो जो 5 मेथड है ट्रांसफर प्राइसिंग के, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड,
उसमें से एक स्पेसिफाइड एक मेथड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट फाइनल किया जा सकता है। इनफैक्ट आप मार्जिन भी पहले तय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल TNMM में PLI इंडिकेटर क्या लेंगे, एसेट, सेल्स या कॉस्ट, वो यहां तय हो सकता है। प्रॉफिट मार्जिन क्या लेंगे, मान लो मैं रीसेल प्राइस मेथड ले रहा हूं तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या लेंगे। कॉस्ट प्लस मेथड में मार्कअप क्या जोड़ेंगे वो यहां डिसाइड हो सकता है। यहां सर हम बोर्ड के साथ एग्रीमेंट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्लस मेथड लगना चाहिए और मार्जिन 30%, 20%, 15% होना चाहिए। सर आप डायरेक्ट आर्म लेंथ प्राइस डिसाइड कर लो, और या फिर मैनर कि किस मैनर से वो हम आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करेंगे। और सर वो मैनर छठा मैनर भी हो सकता है, यानी 5 मेथड थे ना, यहाँ छठा, 7वां, 8वां मेथड भी हो सकता है। जो हम 5 मेथड में स्टेप्स फॉलो किए उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, एडजस्टमेंट्स की मॉडिफिकेशन, स्टेप्स की मॉडिफिकेशन, वैसे भी हो सकता है। या फिर हम उसी मेथड को एज इट इज यूज कर सकते हैं इन रिलेशन टू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू बी इंटर्ड बाय दैट पर्सन। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। लिख लीजिए अंडरलाइन करके, SDT को लिख के क्रॉस कर दीजिए, SDT को लिख के क्रॉस कर दीजिए। सर द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस जिसका अभी चर्चा हुआ ऊपर, उसमें वो मेथड भी इंक्लूड हो सकते हैं जो हम 92C सबसेक्शन 1 वो 5 मेथड जो पढ़ते हैं, और वहीं पे बोला गया कि कोई और मेथड भी हो सकता है। अभी अभी जो यहां हमने पढ़ा मैनर, इस मैनर में वो 5 मेथड भी हो सकते हैं, कोई और मेथड भी हो सकता है विथ सच एडजस्टमेंट्स एंड वेरिएशन एज में बी नेसेसरी। सर हम मॉडिफाइड मेथड को यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड मैनर को यूज कर सकते हैं। एक बार मेरा बोर्ड के साथ गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद एग्रीमेंट इंटर हो गया तो 92C और जो TPO के प्रोविजन थे 92CA टू दैट एक्सटेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे मान लो मैंने आर्म लेंथ प्राइस एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में डिटरमाइन करके मैंने रिटर्न वगैरह फाइल कर दी, तो अब AO उस प्राइस को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। AO उस प्राइस के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर अपॉइंट नहीं कर सकता। यही सब चीज तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। AO टू दैट एक्सटेंट मेरे ऊपर अब कोई एक्शन नहीं लेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 92C और CA, the arm length price of any international transaction in respect of which the advance pricing agreement has been entered into shall be determined in accordance with this agreement and not as per section 92C AO or 92C CA TPO। अब देख रहे हैं अभी कितना कंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं। आपने मेरे से 92C भी पढ़ लिया है, 92CA भी पढ़ लिया है, 5 मेथड्स भी पढ़ लिए, तो फटाफट समझ में आएगी चीज कि मैं क्या रेफर कर रहा हूं। इसीलिए मैंने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को होल्ड कर दिया कि एक बार मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग के और कॉन्सेप्ट पढ़ा लेने दो, मैं लास्ट में इसको ले लूंगा। भारी था सर क्या ये? नहीं नहीं, भारी नहीं था। इसके अंदर जो रेफरेंस हैं सेक्शंस के, वो सेक्शंस पहले पढ़ना जरूरी थे, और कोई बात नहीं इसको होल्ड करने का। सर ये एग्रीमेंट जो आप इंटर करोगे मैक्सिमम कितने साल के लिए वैलिड हो सकता है? 5 इयर्स के लिए, जिसमें से पहला साल जिस साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सर ये आप ट्रांजैक्शन ऑलरेडी इंटर्ड कर चुके, ऑलरेडी ट्रांजैक्शन आप अपनी होल्डिंग और एसोसिएटेड के साथ कर रहे हो, उसके लिए ट्रांजैक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड। अब आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट लेना चाहते हो, ले सकते हो। ट्रांजैक्शन फ्यूचर में करोगे, पहले ही एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट लेना चाहते हो, ले सकते हो, ठीक है। और हम पुराने ट्रांजैक्शन पे भी जाके अप्लाई हो सकते हैं 4 साल पीछे जाके, ये भी लिखा हुआ है इसमें। चलिए सर ये एग्रीमेंट जो आप इंटर करोगे ये किसके किसके ऊपर बाइंड रहेगा? ये क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरह होगा, लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा, पूरे इंडिया में कोई भी इसे फॉलो कर ले? नहीं, ये ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में था ना, जैसे एप्लीकेंट और ऑफिसर पे एप्लीकेबल होगा, वही यहां लिखा हुआ है। ऑन द पर्सन इन हुज केस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू विच द एग्रीमेंट हैज एंटर्ड इनटू। सर ये बाइंडिंग उन्हीं पर्सन पे रहेगा जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए हमने ऑथोरिटी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर किया है, प्लस प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर और उसके नीचे के जितने ऑथोरिटीज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उन पर ये बाइंडिंग रहेगा। यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर जो प्राइसिंग और प्रोसीड्योर तय हुआ है, वो बंदा जो है एप्लीकेंट, वो और उसका जो ज्यूरिसडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर और उसके नीचे के जो ऑफिसर्स होंगे, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये जो उनके नीचे के लोग हैं, सब इनको मानेंगे। लेकिन क्या ध्यान रखना, उसी पर्सन के ये ऑफिसर्स हैं।
मतलब पर्सन चेन्नई में है और हम ऑफिसर बॉम्बे वाले की बात कर रहे हैं, नहीं, चेन्नई में का पर्सन है, चेन्नई में उसकी फैक्ट्री है, तो वहां के उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। जब मैं इनकम टैक्स को ये एप्लीकेशन दूंगा डिपार्टमेंट को एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो मैं अपना पैन नंबर लिखूंगा, मैं कहां पर मैं रजिस्टर्ड हूं, कहां पर मेरी फैक्ट्री है, सब मैं लिखूंगा। मेरा जुरिस्डिक्शन पहले ही तय हो जाता है मेरे अल्फाबेट से और मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस से। मैं इनकम टैक्स में शुरू में जब पैन नंबर लूंगा तब अपना एक कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस तो दिखाऊंगा मेरे अल्फाबेट से, और मेरे उस एड्रेस से मेरा जुरिस्डिक्शन तय हो जाता है कि कौन मेरा ऑफिसर है कंसर्न्ड। सर पूरे इंडिया में ये एग्रीमेंट हर ट्रांजैक्शन को कवर नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। सर अगर लॉ चेंज हो गया, मैंने क्या बोला, ये अगले 5 साल तक के लिए वैलिड है, लेकिन अगले 2 साल के बाद ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस में अमेंडमेंट आ गई, रूल्स नए रूल्स आ गए, 5 मेथड की जगह 8 मेथड हो गए, इंडिया के ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन टीपीआर में ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स आ गई, तो टू दैट एक्सटेंट आपको एग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। सर अगर लॉ में चेंज हुआ तो एग्रीमेंट में भी चेंज होगा, और एग्रीमेंट के चेंज होने के लिए अगर आप एग्री नहीं करेंगे, पार्टीज कौन, यही लोग दोनों एग्री नहीं करेंगे, तो फिर एग्रीमेंट को रोक दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 5 साल आगे तक जाएगा। एजम्पशन क्या है, ट्रांजैक्शन के नेचर में कोई चेंज नहीं हो एंड लॉ में कोई चेंज नहीं हो, मैं 5 साल आगे तक जाऊंगा। अच्छा 1 साल पहला साल अपना साल होगा, 1+5 नहीं है, अपना साल मिला के टोटल 5 इयर्स आगे तक जा सकते हैं मैक्सिमम। यानी एग्रीमेंट आप 2 साल 3 साल के लिए इंटर करना चाहो तो भी चलेगा। क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। आप एग्रीमेंट अप्लाई करते समय बोल दो ना कि 3 साल के लिए एग्रीमेंट चाहिए, 3 ही साल का मिलेगा। अगर 8 साल का डिमांड करोगे तो 5 साल मिलेगा। सर इक्वल टू 5 नहीं है, नहीं है ना, नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है। चलिए सर ये भी बात हो गई। सर क्या ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वॉइड कहा जा सकता है? हाँ, अगर आपने इसको फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर लिया होगा तो पहले भी पढ़े में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को वॉइड कह सकते हैं। सर ये भी वॉइड हो सकता है। एक ट्रस्ट है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, एक फेथ है, डॉक्यूमेंट्स की परफेक्शन है, फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंटेशन करोगे फैक्ट्स का तो कैसे होगा? ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसका बिना मिस रिप्रेजेंटेशन किए, बिना फ्रॉड किए आपको ये एग्रीमेंट डिपार्टमेंट के साथ, बोर्ड के साथ इंटर्ड करना है। अगर लॉ में कोई चेंज है और उस चेंज के लिए अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो हम रोकेंगे एग्रीमेंट को, और यहां तो हम एग्रीमेंट को वेरी फर्स्ट डे से ही वॉइड मान लेंगे, एज इफ की एग्रीमेंट वाज नॉट इंटर्ड। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा? सर ये 2-3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए याद रखिएगा। और ये वाली लाइन में बगल में लिखिए सिमिलर टू गार प्रोविजन। ये 60 डेज वाली बात गार प्रोविजन में डिस्कस किए हुए हम लोग, नहीं तो एओ और टीपीओ वाली क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। स्टे ऑर्डर के कारण अगर टीपीओ के पास 60 दिन से कम बचे तो टीपीओ की डेट टोटल 60 डेज के जैसे एक्सटेंड हो जाएगी। ये सब हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल कर चुके हैं, गार में भी समझाया था आपको। यहां वही चीज कॉपी पेस्ट हो रही है, तो मैं फिर से 60 डेज को नहीं समझाने जा रहा है यहां पे। बट हाँ, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के कारण एग्रीमेंट को वॉइड कर दिया गया तो क्या इंपैक्ट होगा, व्हाट इज द इंप्लीकेशन? सर ये क्वेश्चन है एग्जाम का, प्रैक्टिकल थियोरेटिकल क्वेश्चन, कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो कब नोटिफाई किया जा सकता है, कब डिक्लेयर किया जा सकता है, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। 7 से 8 कनेक्टेड है, आप बगल में ऐसे लाइन ड्रॉ करके लिख लो 3 to 4 मार्क्स। Consequences if agreement is declared as void ab initio, मतलब शुरू से ही जिस दिन से एग्रीमेंट इंटर था उस दिन से void मान लिया जाएगा। तो क्या होंगे consequences, रट्टा मार लेना 3 मार्क्स के लिए। प्लीज लाइन बाय लाइन जो यहां पर लिखा हुआ है, कोई शॉर्टकट ना करना इसका। कोई शॉर्टकट ना करना।
पढ़िए क्या कहता है। आइए पढ़ते हैं। अपॉन डिक्लेयरिंग द एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो, अगर एग्रीमेंट वाइड डिक्लेयर हो गया तो क्या होगा, जो भी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस हैं इंक्लूडिंग 92C एंड 92CA आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा एज इफ कि आपने एग्रीमेंट पहले कभी भी इंटर्ड नहीं किया था। तो यहां लिखिए, यहां पे ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के बाद एरो देखिए, लिखिए ऊपर इंक्लूडिंग सेक्शन 92C एंड 92CA, इंक्लूडिंग सेक्शन 92C एंड 92CA। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। और फिर कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर दिस एक्ट। जैसे बताया कि असेसमेंट 12 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर टीपीओ इन्वॉल्व है तो 24 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। मान लो 24 महीने के अंदर 3-4 साल तो इसी में बर्बाद हो गए। सर, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर्ड होने के बाद एओ और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया, आपके आर्म लेंस प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। और अब मान लो 3-4 साल के बाद जाके ये एग्रीमेंट वाइड हो जाए, तो वो 3-4 साल का जो पीरियड है उसे काउंट ही नहीं किया जाएगा। उसके पहले का और उसके बाद का पीरियड मिला के टोटल 24 महीने होंगे। एओ आपके ऑर्डर को रेक्टिफाई कर लो, रिवाइज कर लो कर देगा कॉन्सिक्वेंसेज में। सर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन में मान लो कोई काम 24 महीने के अंदर कंप्लीट होना था और इस काम में 1 साल बर्बाद हो गया, तो 1 साल एक्स्ट्रा और मिल जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए जो बात हुई। बाकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन वाली बात तो हम डिटेल्ड में मैंने बोला ही सेक्शन 153 को हम लोग वॉल्यूम 5 में कवर करेंगे। और जब एओ और टीपीओ की क्लास चल रही थी तो मैंने एक बार बताया था वहां पे 24 महीने का टाइम, नॉर्मली 12 महीने में असेसमेंट कंप्लीट होती है 143 144 की, उसको आप 12 महीने और बढ़ा दो अगर केस टीपीओ को रेफर हुआ है तो 24 महीने में असेसमेंट कंप्लीट होनी थी, बीच में 6-7 महीने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बर्बाद हो गए। तो एओ टीपीओ के केस में, एओ के केस में एओ के लिए 6 महीने एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। हालांकि इस एग्रीमेंट में 6 महीने बर्बाद नहीं होते, 3-4 साल बर्बाद हो जाते हैं। सर, ओवरऑल एग्रीमेंट तुरंत इंटर होके नहीं आता है, और मान लो वॉइड डिक्लेयर होगा तो तुरंत थोड़ी ना हो जाएगा। एग्रीमेंट इंटर करने के बाद 1-2 साल में पता चला कि तुम्हारे फैक्ट्स अलग है, मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है, तब वॉइड डिक्लेयर होता है, 2-3 साल लग ही जाते हैं। तो ऐसा कह रहा है कि किसी भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन में, जो भी कहीं भी अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन पढ़ेंगे बगल में लिख लीजिए फॉर एग्जांपल सेक्शन 153, फॉर एग्जांपल सेक्शन 153 में ये पीरियड काउंट नहीं होगा। कहां से कहां तक, जिस दिन आपने एग्रीमेंट पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन ये एग्रीमेंट इंटर्ड हुआ फाइनली, वहां से लेके एंडिंग ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर, ये जिस दिन ऑर्डर आया वॉइड एब इनिशियो का, वहां तक का पीरियड एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। किसी भी लिमिटेशंस, पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी किसी भी टाइम लिमिट के अंदर एग्रीमेंट के टाइम पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा। हटा देने के बाद मान लो एओ के पास, अब मान लो हटा देने के बाद फिर भी एओ के पास 20 ही दिन बचे हैं केस को कंप्लीट करने के,
तो ओवरऑल 60 डेज का टाइम मिलेगा। यानी उसके अगर इस पीरियड को हटाने के बाद जो टाइम बचा है किसी ऑफिसर के पास केस को क्लोज करने का, अगर वो 60 दिन से कम है तो टोटल 60 दिन मिलेगा ही मिलेगा। बगल में लिखवा दिया क्या, लाइक गार प्रोविजन, लाइक GAAR गार प्रोविजन। गार में ऐसा ही 60 डेज का कॉन्सेप्ट बताया है, टीपीओ की क्लास में 60 डेज बताया है, बगल में लिख लीजिए। अगले पेज पे क्या कहता है, सर द बोर्ड में फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब्ड ए स्कीम, उसी स्कीम को पढ़ना है 7-8 पेज में। रूल्स क्या कहता है, स्पेसिफाइंग देयर इन द मैनर, मतलब आपको एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करना है तो कैसे एप्लीकेशन देंगे, क्या क्या प्रोसीड्योर और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे एग्रीमेंट इंटर करने से पहले और एग्रीमेंट इंटर करने के बाद, टू मेंटेन द वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट, वो सब हम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब्ड करते रहेंगे। ठीक, अब यहीं से शुरुआत होती है जो नीचे वेरियस रूल्स हैं। ये जो रूल्स हैं हमारे रूल 10F ऑनवर्ड्स, 4-5 पेज अभी रूल्स चलेगा, ये इसी से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से। कहता है स्कीम स्पेसिफाइंग देयर इन द मैनर, फॉर्म, प्रोसीड्योर और एनी अदर मैटर जनरली इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ठीक है सर, अब ये है आपका रोल बैक प्रोविजन। ये जो है ये क्या है, रोल बैक प्रोविजन कि हम आगे तो टोटल 5 साल के लिए हैं ही हैं, हम पीछे भी अप्लाई हो सकते हैं चाहो तो, और अगर ट्रांजैक्शन सेम है तो। द एग्रीमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, प्रोसीड्योर एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी रूल्स में जैसा लिखा उसको फॉलो करना है। प्रोवाइड फॉर डिटरमाइनिंग द आर्म लेंथ प्राइस और स्पेसिफाई द मैनर। सर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में क्या तो प्राइस आ जाएगा या मैनर, पहले भी लिखा हुआ था पिछले पेज पे, shall be determined in relation to the international transaction entered into by the person during any period not exceeding 4 previous years preceding the first previous year as referred in subsection 4। मान लो तुमने अप्लाई किया कि मुझे ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट प्रीवियस ईयर 2021 ऑनवर्ड्स मिलना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर 2021 के पीछे के 4 साल पे भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इस 4 साल में तुम सोचोगे कि मैं 2 साल में अप्लाई करूं और 2 साल में नहीं करूं, तो ऐसा नहीं होगा। क्या तो चारों में करो या तो किसी में नहीं मिलेगा, वहां चॉइस नहीं मिलेगी। रोल बैक प्रोविजन बोलते हैं इसको, आगे और लिखा हुआ मिलेगा, बगल में लिखिए लेफ्ट साइड में रोल बैक प्रोविजन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, आगे जाएंगे तो 5 साल इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर से पीछे 4 साल, टोटल 10 नहीं है, 8 नहीं है, 9 साल है। 1 साल आपका, आगे 5 साल नहीं है, उस पहले साल को मिला के टोटल 5 साल, आगे 5 साल टोटल करंट ईयर को मिला के, और पीछे 4। इफेक्टिवली आपका ये एग्रीमेंट 9 इयर्स तक के लिए वैलिड हो सकता है। लेफ्ट साइड में लिखिए रोल बैक प्रोविजन, चॉइस नहीं है। और सर जैसे ही आप एप्लीकेशन लगाते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की, माना जाएगा कि आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है ऑफिसर के सामने, यानी कोई दूसरे जो प्रोविजंस हैं जैसे अपील के प्रोविजन, रिवीजन के प्रोविजन, रेक्टिफिकेशन के प्रोविजन जो हम लोग वॉल्यूम 5 में पढ़ेंगे, जैसे मान लो आगे कहीं पे लिखा हुआ है कि अगर आपका केस कहीं पर पेंडिंग है तो हम एक्शन नहीं ले सकते, तो फिर जैसे ही आप यहाँ एप्लीकेशन लगाओगे माना जाएगा कि आपका केस पेंडिंग हो गया है डिपार्टमेंट के पास, मतलब कोई दूसरा सेक्शन, कोई दूसरा प्रोसीड्योर अब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। Where an application is made by a person for entering into an agreement, जैसे ही एप्लीकेशन लगाया, अभी एग्रीमेंट हुआ भी नहीं है, आपने एप्लीकेशन लगाया मतलब आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट, यानी दूसरे सेक्शन अगर मान लो कहीं पे लिखे हुए, सपोज करो हम लोग वॉल्यूम 5 में कमिश्नर अपील्स के प्रोविजन पढ़ रहे हैं, अपील्स, और वहां लिखा हुआ है कि हम पेंडिंग मैटर, अगर कोई मैटर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में पेंडिंग है तो हम उस पर डिसीजन नहीं दे सकते, तो हम नहीं डिसीजन दे पाएंगे अगर आपका केस में एप्लीकेशन लगा हुआ है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट इंटर्ड नहीं हुआ, अभी सिर्फ आपने एप्लीकेशन ही लगाया है। बोला सर सपोज हम सारे रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, ये जितने भी रूल्स यहाँ पे लिखे हुए फॉर्म्स, रूल्स, प्रोसीड्योर की रिक्वायरमेंट सबको हम लोग फॉलो कर लेते हैं और हमें एग्रीमेंट मिल जाता है, हम ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे पेज नंबर 11 तक, पेज नंबर 11 तक के हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं सर सपोज। तो अब बताओ आगे एक सेक्शन और है हमारे पास क्या, 92 CD, कि अगर आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर्ड कर लेते हैं, जो रूल्स अभी हम छोड़ के आ रहे हैं उसको फॉलो करके इंटर्ड कर लेते हैं, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी अमेंडमेंट है, इसको कर लेते हैं पहले इस सेक्शन को विद अमेंडमेंट्स।
सर हम अभी फिलहाल आ चुके हैं पेज नंबर 12 पे, सेकंड पेज से सीधा जंप मारे कहाँ, पेज नंबर 12 पे। हम पहले इस सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं और इसकी अमेंडमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम पीछे वापस चले जाएंगे कहाँ, वापस उस रूल्स पे, सेकंड पेज से लेकर 11 पेज तक चले जाएंगे। ध्यान रखना आपके एग्जाम में दोनों सेक्शन ही नहीं रूल्स भी पढ़ने हैं। यहाँ अमेंडमेंट है इसलिए मैं आ गया, अमेंडमेंट है सर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रूल्स नहीं पूछेगा, सेक्शन पूछेगा क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हैं। ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन आप एग्जाम में लेके मत जाना। रूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ एक दो जगह फॉर्म नंबर आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए सर अब आप वीडियो को रोकेंगे, मैं नहीं, आप वीडियो को रोकिए, ठीक, और इस पेज की रीडिंग कंप्लीट कीजिए। आप वीडियो को रोकेंगे और इस पेज की रीडिंग कंप्लीट करें, फिर मैं इस अमेंडमेंट के बारे में भी बताता हूं कि ये अमेंडमेंट क्यों आई, ठीक, फिनिश कीजिए। बहुत इजी है इस पॉइंट को समझना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब चलिए मैं इसको थ्रू एग्जांपल्स में समझाता हूं ताकि इसको अच्छे से हम समझ सकें और फिर ठीक है ये क्या कह रहा है ये अमेंडमेंट हम देख लेंगे। ये अमेंडमेंट किसके थ्रू आया है, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। ध्यान रखिएगा जो भी अमेंडमेंट्स आपके 1 सितंबर 2019 से इफेक्टिव है वो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 से आए हैं, ठीक। सर हमने 92CC में वी हैव entered into एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हमने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर कर लिया, राइट। और अब हम जब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर्ड करेंगे तो इसके अंदर जो आर्म लेंस प्राइस होगा और या फिर प्रोसीड्योर होगा फॉर डिटर्मिनेशन। सर हमने ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर कर लिया और अब इसके अंदर जो आर्म लेंस प्राइस होगा या मेथड्स होंगे, प्रोसीड्योर होंगे, उसके बेसिस पर जब हम आर्म लेंस प्राइस निकालेंगे और उसका इंपैक्ट देंगे हम लोग किस पे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे इंपैक्ट देंगे, तो हमारी टोटल इनकम चेंज होगी, रिवाइज होगी। टोटल इनकम चेंज होगी, मेरी रिवाइज होगी। और जब मेरी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम मेरी रिवाइज होगी क्योंकि उसके अंदर के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू रिवाइज हो चुकी है। वो रिवाइज क्यों हुई है, क्योंकि आर्म लेंस प्राइस अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में डिसाइड हो चुका है। पहले तो मालूम नहीं था मुझे, पहले मालूम नहीं था मुझे और मैं ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुका था। रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड हो चुकी है मेरी, जिस ईयर से रिलेटेड एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर हुआ है। सर मैंने एप्लीकेशन दिया, फिर वो एक प्रोसीड्योर चालू हुआ डिस्कशन का, उसके बाद फाइनली मेरा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर्ड हुआ। तो इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होगा, बट मैं वेट भी तो नहीं कर सकता। सर ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं अपना ईयर क्लोज नहीं करूंगा, मैं अपनी रिटर्न नहीं फाइल करूंगा क्योंकि मैंने एप्लीकेशन लगा दी है। मैंने एप्लीकेशन लगा दी, एग्रीमेंट आएगा इंटर्ड होके, लेकिन तब तक मैं अपना जो नॉर्मल प्रोसीड्योर है ट्रांसफर प्राइसिंग के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करना, उसकी आर्म लेंस प्राइसिंग अपने हिसाब से करना, वही सब बेस मैंने एपीए में भी दिया था। सर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो इंटर करूंगा तो उसमें मैं अपना बेस तो दूंगा आर्म लेंस प्राइसिंग कैलकुलेट करने का, जिस पर मैं कहूंगा बोर्ड को कि आप एग्री कर जाओ। मैंने उसी बेसिस को फॉलो करके अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बेंचमार्किंग कर दी, इनकम कंप्यूट कर लिया, रिटर्न फाइल कर दी। लेकिन अब ये जिस ईयर के लिए एग्रीमेंट इंटर्ड हुआ, और आपको पता है अभी पढ़े हम लोग कि ये प्रीवियस 4 साल को भी इंपैक्ट कर सकता है, तो क्या 4 साल की रिटर्न पेंडिंग होगी? नहीं, हमने कुछ रिटर्न फाइल कर दी होगी। जिस ईयर से ये एपीए रेलिवेंट रखता है उस ईयर की ऑलरेडी रिटर्न फाइल्ड हो चुकी है। तो फिर यहां गवर्नमेंट कहती है 92 सीडी में, अब 92 सीडी में कहती है सबसेक्शन 1 में कि आपकी जो रिटर्न फाइल हो चुकी है उसके लिए आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करें।
मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करें। तो बेसिकली हम रिटर्न को मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाइड रिटर्न, सर रिटर्न फाइल हो चुकी तो हो सकता है असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया हो। तो असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है उन ईयर्स का जिन ईयर के लिए अब एपीए इंटर्ड हो चुके हैं, तो एपीए के अंदर जो बातें हैं उसके बेसिस पर असेसमेंट फिर से होगा। कुछ असेसमेंट होंगे जो चल रहे होंगे, उसमें हम इस रिटर्न को एक्सेप्ट करेंगे। कुछ असेसमेंट जो कंप्लीट हो चुके हैं उसको हम वापस ओपन करेंगे, इस डेटा को एक्सेप्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। और जो आगे की रिटर्न है, जैसे हमने क्या डिस्कस किया अभी 92CC में, 92CC में हमने क्या डिस्कस किया कि ये आगे के भी सालों के लिए एग्रीमेंट है। तो अभी आगे जो साल हैं जिसके रिटर्न हम लोगों ने अभी तक फाइल ही नहीं किए हैं, उसके जो रिटर्न फाइल करेंगे उसका जो असेसमेंट होगा वो तो नॉर्मल इसको एक्सेप्ट करते हुए ही होगा। तो 92CD जो अभी हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये किसको इंपैक्ट कर रहा है? उस ईयर को जिस ईयर का असेसमेंट हो चुका है। किस ईयर के लिए बता रहा है 92CD? ये क्या बता रहा है? इफेक्ट टू एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। हमें एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का इफेक्ट देना है। सर जो आगे के ईयर्स हैं जिसका रिटर्न हम फाइल नहीं किए हैं, आगे की ईयर्स जिसकी अभी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्टिंग नहीं हुई है, आपका 3CEB फाइल नहीं हुआ है, आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए तो हम इसी पर बेस्ड होके अपने ट्रांजैक्शंस की बेंचमार्किंग करेंगे, अपनी इनकम को दिखाएंगे, फॉर्म 3CEB फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। डिपार्टमेंट इसी को एक्सेप्ट करके आगे के असेसमेंट करेगा। व्हाट अबाउट करंट ईयर जिसकी असेसमेंट अभी पेंडिंग है या रिटर्न फाइल हो चुकी है या हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं? और व्हाट अबाउट पास्ट ईयर्स जिसकी ऑलरेडी रिटर्न फाइल हो चुकी है, असेसमेंट पेंडिंग है, या फिर रिटर्न भी फाइल हो चुकी है, असेसमेंट भी कंप्लीट है। और आपको पता है, मान लो ये एपीए हमने इंटर्ड किया फॉर प्रीवियस ईयर 1920 ऑनवर्ड्स, राइट? तो ये अब आगे कहां अप्लाई हो सकता है? प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर लिखना है तो एक साल आगे बढ़ा लो आप, 21-22, 22-23 और 23-24, मैक्सिमम 5 साल के लिए, इंक्लूडिंग वो ईयर जिसके लिए आपने इसको अप्लाई किया था, अप्लाई हो सकता है ये। कंसिडरिंग कि ये 5 साल ट्रांजैक्शन आपके सेम है, लॉ सेम है। पहले तो आप ये प्रूफ करो कि इन 5 सालों में आपके एग्रीमेंट जो आपके ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो सेम रहेंगे। सर रोल बैक प्रोविजन में हम पीछे भी जा सकते हैं, रोल बैक प्रोविजन में हम पीछे भी जा सकते हैं 4 साल, प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 16-17, प्रीवियस ईयर 15-16। अब ये जो हम पीछे जा रहे हैं 4 साल, इसमें से कुछ ईयर्स के तो असेसमेंट कंप्लीट हो गए होंगे ना। असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए 12 महीने मिलते हैं। पिछले सालों में नियम 18 महीने का था, उसके पहले 21 महीने का था, है ना। नियम धीरे धीरे अब कहां पर आ चुके हैं? असेसमेंट को 12 महीने के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ है तो 12 महीने और मिलेंगे, 24 महीने। अभी यहां इस पेज पे लिखा हुआ है कि 12 महीने और मिलेंगे क्योंकि आपको एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मिल गया है। तो आपको अभी जो केस ऑलरेडी पेंडिंग है उसके लिए 12 महीने और मिलेंगे आपको, और जो केस खत्म हो चुके हैं उसको अब से 12 महीने में खत्म कीजिए, वापस से फिर से रिवाइज कीजिए। क्यों सर? क्योंकि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में एएलपी और प्रोसीड्योर में चेंज हुआ होगा। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई करेंगे तो टोटल इनकम मेरी रिवाइज्ड होगी, चेंज होगी, कम भी हो सकती है सर यहाँ पे। हाँ, यहाँ कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के कारण जो एएलपी अडॉप्ट हुआ उसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये वो वाला उधर वाला कॉन्सेप्ट, ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना ऑफिसर के साथ, एक स्पेशल कमिटी के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मुझे किस प्राइस पर एग्रीमेंट करना चाहिए, किस प्राइस पर मुझे ट्रांजैक्शन करना चाहिए। वो प्राइस कम अधिक दोनों हो सकती है। जो नॉर्मल वे में हम लोग पढ़ते हैं कि एओ और टीपीओ आर्म लेंस प्राइस मेरा वही अडॉप्ट करेगा जिससे मेरी इनकम बढ़ेगी। यहां वैसी चीज नहीं है। यहां हमारी इनकम रिवाइज होगी जिसके बेसिस पर हमें रिटर्न क्या करना होगा? मॉडिफाई करना होगा। कौन सी रिटर्न? जो रिटर्न ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं विदाउट कंसिडरिंग एपीए। तो मे बी शायद प्रीवियस ईयर 18-19 की, 17-18 की, 16-17 की, या फिर हो सकता है हमने प्रीवियस ईयर 19-20 की भी फाइल कर दी होगी अब तक,
क्यों सर? क्योंकि एप्लीकेशन देने के बाद एपीए का जो मेन एग्रीमेंट आने में टाइम लगता है। हमने साल के शुरुआत में अप्लाई कर दिया था, लेकिन साल खत्म हो गया, ड्यू डेट में हमने अपनी नॉर्मल रिटर्न फाइल भी कर दी, अब जाके एपीए इंटर्ड हुआ है। तो हो सकता है 19-20 की भी रिटर्न हमने फाइल कर दी है, उसको भी अब मॉडिफाई करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर सर? जो रिटर्न आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हो उसको 3 महीने के अंदर मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम किस में है? 92 CD सबसेक्शन 1 में है। ये 9 इयर्स आपके सामने आ चुके हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 9 इयर्स में ये जो 5 साल है, 5 साल में पहला साल कौन सा होगा? ये आपका एप्लीकेशन डिसाइड करेगा कि आप किस ईयर के लिए इंटर्ड हो रहे थे एपीए। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन दिया वो ईयर, ऐसा नहीं है। आप जब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर कर रहे थे तो उसको किस ईयर से अप्लाई करना चाह रहे थे? जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन दिया, अगले साल से किस ईयर से? वो ईयर और उसके बाद के 4 साल, ठीक, और वो ईयर और उसके पीछे के 4 साल, ऐसे ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं मानना है कि जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन दिया वो आपका फर्स्ट ईयर, ऐसे नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक। सर देखिए अब क्या बोलता, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आपको मैंने बोला था इस पेज को रोक के पढ़िएगा, हो सकता है पढ़ने में कुछ चीजें आप कनेक्ट कर पाए, कुछ चीजें नहीं कर पाए। अब तो यही देखना है ना कि आपने से अपने से पढ़ के क्या समझा और मैं इसको क्या समझा पा रहा हूं, ठीक। और अब आपको रिवीजन करने में टाइम भी कम लगेगा इस चीज को, और अमेंडमेंट का इंपैक्ट भी उसी में आ जाएगा। सर सिर्फ मैं बोल दूं आपको कि एक लाइन यहां पर अमेंडमेंट आई है, पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता, और फिर आगे बढ़ जाऊं, तो सर मेरी कोई भी अमेंडमेंट की लेक्चर ऐसी नहीं जाती है। अगर किसी सेक्शन में अमेंडमेंट्स है तो उस सेक्शन का बेस के साथ वो अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं लेके जाता हूं इसको, अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी एज वेल एज अपने पास स्टूडेंट्स के लिए भी, यूट्यूब के थ्रू जो देखते हैं क्लास को। 92CC बता दिया तो बच्चे को याद आ गया। आप बच्चे, आपका भी कॉन्सेप्ट, आप जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपका भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, साथ साथ जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स अमेंडमेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं क्लासेस का, उनका भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हुए एकदम फिट बैठ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट यहाँ पर है तो इंस्टीट्यूट यहीं से पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, वो पीछे कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक। सर notwithstanding anything to the contrary contained in section 139, 139 में क्या कॉन्ट्रारी लिखा है? जैसे 139 में लिखा है कि आप रिटर्न को कब फाइल करेंगे, ईयर एंड के बाद जुलाई में, टैक्स ऑडिट का केस है तो सितंबर में, ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो नवंबर में एक बार, और फिर उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि अगर उस रिटर्न में कोई गलती हो गई तो उसको रिवाइज कब तक कर सकते हैं, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक, वो लिखा हुआ है 139(5) में। अब मैं रिवाइज रिटर्न नहीं बोल रहा हूं, मैं रिटर्न को मॉडिफाई कर रहा हूं और मेरे अपने नियम है। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, रिवीजन आई कैन डू टिल मार्च एंड एज पर सेक्शन 139(5), तो सर यहां कह तो दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी कंटेंट इन सेक्शन 139, यही तो कहा कि 139(5) में जो रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट है उसको भूल जाओ, हम जो बोल रहे हैं उसे फॉलो करो। वेयर एनी पर्सन हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, इंटर्ड यानी फाइनली एग्रीमेंट साइंड हो चुका है, एंड प्रायर टू द डेट ऑफ इंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, इस डेट को, जिस डेट को साइन हुआ उसके पहले ही में एनी रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड। सर ऑब्वियसली एग्रीमेंट इंटर्ड होने के बाद जो मैं रिटर्न फाइल करूंगा उसमें तो इस प्राइस का, इस प्रोसीड्योर का, इस एग्रीमेंट का इंपैक्ट दे दूंगा ना, उसको मैं क्यों मॉडिफाई करूं? उसमें तो मैं इसको कंसिडर करके रिटर्न फाइल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 20, 21, 22, 22, 23 आगे की जो मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो इस एग्रीमेंट को कंसिडर करके फाइल करूंगा, तो फिर मॉडिफाई की जरूरत कहां है? सर हमने इस डेट के पहले रिटर्न फर्निश्ड कर दिया एज पर सेक्शन 139 फॉर एनी असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर टू विच एग्रीमेंट अप्लाइज। देख रहे हैं क्या लिखा है वर्ड, टू विच एग्रीमेंट अप्लाइज। अब एग्रीमेंट अप्लाई पीछे के तो 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16 और एक करंट ईयर 19, 20, जिसकी मुझे लगता है कि आप हो सकता है रिटर्न फाइल कर चुके हो। मुझे उम्मीद है कि आप 19, 20 के लिए एग्रीमेंट इंटर्ड हैं, लेकिन 19, 20 की भी आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं, क्योंकि एग्रीमेंट आने में टाइम लगता है, एडवांस 2-2, 2.5 साल लग जाते हैं सर एग्रीमेंट को आने में। एग्रीमेंट को आने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। सच पर्सन शैल फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। अब ये एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। कभी कभी यहां होता है एंड ऑफ द ईयर, कभी कभी लिखा होता है 3 months फ्रॉम द डेट, कभी कभी लिखा होता है 6 months यहां पे।
तो आपको थोड़ा एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। और वॉल्यूम 5 में तो बहुत सारी जगह ऐसे लिमिट्स हैं। सर ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए ये सब ध्यान रखना होगा आपको। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द सेड एग्रीमेंट वॉज इंटर्ड। इंटर्ड है, एप्लीकेशन मेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर जगह है यू हैव इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, सब जगह वर्ड है यू हैव बीन इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। एक होता है एग्रीमेंट के लिए हमने एप्लीकेशन डाली, वो मंथ थोड़ी ना देखना है। जिस मंथ में फाइनली बोर्ड ने विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि यस वी हैव नाउ इंटर्ड इनटू एन एपीए। सर क्या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पब्लिक डोमेन में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। इसके सिनॉप्सिस समरी मिल जाएगी पब्लिक डोमेन में, लेकिन आप सोचेंगे पूरा एग्रीमेंट पढ़ने को मिल जाए जो किसी पार्टी ने बोर्ड ऑफ सीबीडीटी से मिल के साइन किया है। तो सर आप अगर वो कंसल्टेंट के यहाँ काम कर रहे हो या आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जिस इंडस्ट्री ने ये एपी लिया है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड वे में, बहुत लिमिटेड वे में इसका डेटा बाहर निकलता है कि इशू ये था, उस इशू में हमने ये ऐसा एपीए इंटर्ड किया। वो बुकलेट ना गवर्नमेंट सीबीडीटी इशू करती है, सीबीडीटी समराइज्ड वे में बुकलेट इशू करती है कि इस सिचुएशन में इस पार्टी के लिए हमने ऐसा एपीए इशू किया, एक आइडिया देने के लिए पब्लिक एट लार्ज को। अदरवाइज आप जैसे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा जो जजमेंट आता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का वो पूरा पढ़ सकते हैं इनकी खुद की वेबसाइट पे। लेकिन आप सोचेंगे एपीए को ये सारे टर्म्स कंडीशंस और रिकमेंडेशंस पढ़ लें, तो पॉसिबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। ठीक सर, such person shall furnish within a period of 3 months from the end of the month in which the said agreement was entered a modified return। लिख लीजिए, we are not talking about revised return। रिवाइज रिटर्न लिख के क्रॉस कीजिए। सर हम रिवाइज रिटर्न 139 सब सेक्शन 5 की बात नहीं कर रहे, हमें 3 महीने के अंदर मॉडिफाई रिटर्न। सर 2 साल पुराना ईयर का भी रिटर्न आप मॉडिफाई कर दोगे? सर आप है ना प्रीवियस ईयर 16-17 का भी मॉडिफाई कर दोगे रिटर्न? कर दूंगा सर। डेट ऑफ एग्रीमेंट इंटर्ड 11 दिसंबर 2020, प्रीवियस ईयर 19-20, रिटर्न इज फाइल्ड ऑन 25 नवंबर 2020। ट्रांसफर प्राइसिंग का केस था, 19-20 के लिए ये एग्रीमेंट एप्लीकेबल है। अभी हमने ऊपर दे दिया, हमने ऊपर ईयर लिख दिए 19-20 और आगे के 4 साल और पीछे के 4 साल के लिए एग्रीमेंट इंटर्ड है। लेट्स से ये मैक्सिमम ईयर्स के लिए इंटर्ड है एंड रोल बैक प्रोविजन में एसएससी इसको पीछे के 4 साल पे अप्लाई करना चाहता है। तो सर इसका रिटर्न फाइल हो चुका है, अभी तो इसका असेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। असेसमेंट इज नॉट येट स्टार्टेड। सर रिटर्न फाइल की है 25 नवंबर को, 11 दिसंबर को एग्रीमेंट इंटर्ड हो गया है, असेसमेंट इसका स्टार्ट कैसे हो सकता है? कभी नहीं। असेसमेंट स्टार्ट होने से पहले नोटिस आती है और नोटिस 6 महीने में आती है। 25 नवंबर का 6 महीना मई में जाके खत्म होगा सर 2021। तो असेसमेंट इज नॉट येट स्टार्टेड, असेसमेंट इज नॉट येट स्टार्टेड। इतनी जल्दी असेसमेंट स्टार्ट नहीं होता है सर। 25 नवंबर 2020 को मैंने ये रिटर्न फाइल कर दी, ठीक। मुझे इसको क्या करना होगा? मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाइड रिटर्न should be filed up to 3 months from the end of the month in which the agreement is entered। ठीक है। अब सर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ मार्च से, तो चलिए मैं थोड़ा सा डेट इसको चेंज करता हूं। आप एग्रीमेंट इंटर्ड 25 जनवरी 2021 थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि दिसंबर का एंड का 3 महीना मार्च में जा रहा था, तो कहीं आप मार्च को नॉर्मल असेसमेंट ईयर एंड से कंपेयर ना कर लो। सर थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया 1 महीना, ऐसे समझो। प्रीवियस ईयर 19-20 की रिटर्न में ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं 25 नवंबर 2020 को।
25 जनवरी को मैं एग्रीमेंट इंटर कर चुका जो प्रीवियस ईयर 19-20 पे एप्लीकेबल है। मुझे इसकी रिटर्न को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं कब तक कर सकता हूँ? 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एग्रीमेंट इज इंटर्ड। जनवरी के बाद के 3 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 30 अप्रैल 2021। जनरली बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल करते हैं? 31 मार्च 2021 तक। रिटर्न रिवाइज कब तक करते हैं? 31 मार्च 2021 तक। जो हम लोग पढ़ते हैं डीटी वॉल्यूम 5 में पढ़ते हैं कि बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। बिलेटेड किसको बोलते हैं? ड्यू डेट के बाद फाइल करने वाले रिटर्न। और रिवाइज रिटर्न जो पहली रिटर्न में अगर कुछ गलती हो जाए तो उस रिटर्न को रिवाइज करने की लास्ट डेट। अगर मैं इसी ईयर की बात करूं, जो ईयर मेरा अभी चल रहा है, कौन सा? प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए हम बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट कब तक फाइल कर सकते हैं? तो 2021 तक कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहां मुझे क्या मिला? 30 अप्रैल तक का मौका। क्यों? क्योंकि हम 92 सीडी में 3 मंथ्स ले रहे हैं। रिटर्न मॉडिफाई कर सकते हैं। बोला सर पुरानी कोई रिटर्न हो? अच्छा, असेसमेंट इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका असेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अब जो फ्यूचर में असेसमेंट स्टार्ट होगा, ये देखिए यहां पे सर यहां असेसमेंट पेंडिंग के लिए लिखा हुआ है, यहां असेसमेंट कंप्लीटेड के लिए लिखा हुआ है। मेरे एग्जांपल में तो असेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ऐसा करते हैं, मैं अपना तरफ से बोल रहा हूं इसको, वहां लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वहां पेंडिंग और कंप्लीटेड के लिए लिखा है। यहां तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो एक तरह से पेंडिंग है, समझिए। इन फ्यूचर ड्यूरिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन, असेसमेंट के सेक्शन 143 है, 144 है, 147 है। और रीअसेसमेंट, असेसमेंट का फिर से असेसमेंट भी 147 में होता है। अगर असेसमेंट नहीं हुआ है अब तक आपका, तो ये तीनों सेक्शन में असेसमेंट हो सकता है, 143, 144, 147। असेसमेंट हो चुका है, फिर से असेसमेंट करना है, तो उसका सेक्शन होता है 147। ड्यूरिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, 144, 147 above modified return will be considered by assessing officer। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर 18-19, एक साल और पीछे चलते हैं। रिटर्न इज फाइल्ड ऑन 20 नवंबर 2019। तो क्या सर ये भी रिटर्न रिवाइज करेंगे सर? हाँ सर। और इसका असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 इज कमेंस्ड, स्टार्ट हो चुका है, बट नॉट येट कंप्लीटेड, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर 18-19 में हम चले गए, रिटर्न फाइल कर चुके हैं नवंबर तक, देख लीजिए डेट एकदम सेम है, और असेसमेंट इसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है मींस पेंडिंग है। अच्छा, लास्ट डेट कब तक है कंप्लीट करने की सर? तो लास्ट डेट एज्यूमिंग टीपीओ इज रेफर्ड। सर जब ट्रांसफर प्राइसिंग का केस होता है तो जनरली एओ टीपीओ को रेफर करता है, और हमने एज्यूम कर लिया कि टीपीओ रेफर हुआ है, तो आपको 12 महीने का ग्रेस मिलेगा, 24 महीने। बोला सर वो तो इस साल का नियम है, वही पिछले साल का भी नियम था 18-19 के लिए भी। ठीक, इस साल जैसे मैंने बोला 12 महीने में असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए, और वो 12 महीने प्लस 12 महीने का ग्रेस मिलेगा 24 महीने, तो वही नियम पिछले साल भी था। ठीक, ऐसा। और आगे 153 में हम पढ़ेंगे ही। एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूं क्या था। ठीक है, वही नियम पहले भी था, पेज नंबर मैं कंफर्म कर देता हूं आपके लिए। जो नियम अभी मैं लिखा रहा हूं, ये नियम पहले भी मैंने बताया आपको टीपीओ का, जब मैं पढ़ा रहा था, कि ये जो पीरियड है 12 महीने प्लस 12 महीने, इस साल प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19, और अगला साल से प्रीवियस ईयर 20-21,
हम अभी 19-20 को बेस ले रहे हैं। अगर मान लो आपका एग्जाम है 2021 के एग्जाम में और आपको से प्रीवियस ईयर 20-21 लिखना है, तो उसके लिए भी 24 महीने ही है। मैं तो आपको सिर्फ ये टाइम लिमिट का पेज नंबर रेफर कर रहा हूं। C4 सेक्शन 153 वॉल्यूम 5 में लिखा हुआ है। सर पिछले साल के लिए भी यानी असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए भी यही नियम था, और इसके हिसाब से ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का केस है तो लास्ट डेट 24 महीने। 24 महीने का मतलब है मस्ट बी कंप्लीटेड 20 मस्ट बी कंप्लीटेड पेंडिंग लास्ट डेट। असेसमेंट ईयर से 24 महीने देखते हैं। असेसमेंट ईयर से 24 महीने देखते हैं। असेसमेंट ईयर के एंड से जनरली 12 महीने और प्लस टीपीओ का 12 महीने, 24 महीने के अंदर असेसमेंट कंप्लीट हो जाना था। अगर टीपीओ इन्वॉल्व नहीं है तो 12 महीने। तो 24 महीने कहां खत्म होंगे? 31 मार्च 2022। अब क्या हुआ? एपी एग्रीमेंट। मतलब मैं आपको अब क्या क्या पढ़ा रहा हूं इसमें मालूम है? यहां तो हो गया मॉडिफाई रिटर्न। मॉडिफाई रिटर्न की डेट मैं दे ही रहा हूं। मैं आपको ये वाला पढ़ा रहा हूं, पेंडिंग। अगर कोई असेसमेंट पेंडिंग है तो क्या होगा, और उस पेंडिंग असेसमेंट को हम कब तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, पेंडिंग और सबसेक्शन 4 ये वाला पढ़ा रहा हूं। ये 3 लाइन, ये 5 लाइन, और यहां पे मॉडिफाई रिटर्न असेसमेंट इज पेंडिंग के केस में क्या होगा। ठीक, अब बोलता है कि अब सबसे पहले मैं इस ईयर की रिटर्न मॉडिफाई करूंगा। वही कब तक? सबसे पहले मैं मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करूंगा, टू बी फाइल्ड बाय, जो ऊपर डेट लिखी थी कौन सी, 3 मंथ्स, इसको भी मैं 3 महीने के अंदर इस रिटर्न को, सर इस रिटर्न को तो ऑलरेडी आप फाइल कर चुके हो 20 नवंबर 2019 को, सिर्फ असेसमेंट ही तो पेंडिंग है जिसको हम कंप्लीट कर देंगे 31 मार्च 2022 तक। नॉर्मली 12 महीने प्लस 12 महीने एज्यूमिंग टीपीओ केस इज अपॉइंटेड, टीपीओ इज अपॉइंटेड, असेसमेंट पेंडिंग है इसका। ठीक, एग्रीमेंट मॉडिफाई हो, एग्रीमेंट इंटर्ड हो चुका है तो आपको मॉडिफाई रिटर्न इसी डेट की इसकी भी फाइल करनी पड़ेगी, पुराने सभी ईयर की। ध्यान रखना, ये पुराने जितने भी ईयर 18 19 17 18 16 17 15 16, इन सभी की रिटर्न आपको 3 महीने के अंदर फाइल करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एग्रीमेंट इज इंटर्ड। 30 अप्रैल 2021 तक आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर देनी है। ठीक, अच्छा ऊपर वाले का तो असेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ था। इन फ्यूचर ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर अंडर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 144 एओ विल कंसीडर दिस रिटर्न, अभी तो इसका स्टार्ट ही नहीं हुआ था। इसमें कमेंस हो चुका है बट कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट हम कब तक करेंगे? एज पर सेक्शन 153 हम कब तक करेंगे? 31 मार्च 2022 तक। मॉडिफाई रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक, AO will complete assessment or reassessment considering modified return। अच्छा, जब आपका असेसमेंट पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए यहां पर चौथा नंबर पॉइंट, वेयर द असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर एन असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर टू विच एग्रीमेंट अप्लाइज आर पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न। यस, पेंडिंग है। असेसिंग ऑफिसर शैल प्रोसीड टू कंप्लीट द असेसमेंट और रीअसेसमेंट proceedings in accordance with the agreement taking into consideration the modified return so furnished। ठीक, तो जो मैं असेसमेंट और रीअसेसमेंट करूंगा आपका सेक्शन 143 144 147 में, उसमें मैं इस मॉडिफाई रिटर्न को कंसिडर करूंगा। एंड अब लास्ट डेट जो मेरी होगी वो
जो 31 मार्च है, 31 मार्च 2022, उसमें 12 महीने और बढ़ जाएगी। कब तक? 31 मार्च 2023 तक मैं कंप्लीट करूंगा। कौन कहता है? यहां नीचे द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो सेक्शन 153 में दिया हुआ है वो बढ़ जाएगा कितने से? 12 महीने से। अगर सब सेक्शन 4 का केस है, सब सेक्शन 4 का केस है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो 153 की है वो फर्दर 12 महीने से बढ़ जाएगी, यानी एक बार और 12 महीने मिलेगा। सर ये वाला 12 महीने टीपीओ के कारण मिला था, ये 12 महीने जनरली मिलता ही है, हमें एक और 12 महीने मिल गया। अब मैं इस ईयर का असेसमेंट कब तक कंप्लीट करूंगा? 31 मार्च 2023 तक। ये बात कहां लिखी हुई है? 5 के बी में, 5 के बी में लिखी हुई है। मैं नंबर डाल दे रहा हूं, ठीक। ये बात कहां पर लिखी हुई है? सबसेक्शन 4, 92 CD सबसेक्शन 4। और ये बात कहां लिखी हुई है? 92 CD सबसेक्शन 1। मुझे सभी ईयर्स के रिटर्न को मॉडिफाई करना पड़ेगा जो जो आप फाइल कर चुके हैं। अब मुझे एक एस्पेक्ट और बताना है इसमें, और एक साल पीछे का केस दूंगा आपको जिसकी हमने रिटर्न भी फाइल कर दी है और जिसका असेसमेंट भी हो गया और उसका असेसमेंट अब फिर से दोबारा करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए अब क्या टाइम फॉलो करेंगे और वो अमेंडमेंट क्या कहता है, और वो अमेंडमेंट सबसेक्शन 4 वाली लाइन से कैसे डिफरेंट है। ये जो अमेंडमेंट है सर, इसमें असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न भी फाइल कर चुके हैं, असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका, अब दोबारा उसका असेसमेंट होगा। और इसमें अभी असेसमेंट चल ही रहा था, अब खाली एओ को तरीके बदलने होंगे। तो इसकी लैंग्वेज में और इसकी लैंग्वेज में क्या फर्क किया है गवर्नमेंट ने और क्यों किया है? एओ आखिर क्या बदमाशी कर सकता था? एओ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यहां पर अमेंडमेंट करके एओ के पावर को कम कर दिया गया है। कैसे? वही मुझे अब प्रूफ करना है। अब मुझे सिर्फ इसको कनेक्ट करके देना है। सर इसको तो हम लोग समझ चुके हैं कि भैया सारी रिटर्न तुम्हें अब मॉडिफाई करनी पड़ेगी जो तुम फाइल कर चुके हो। तो मैंने एक करंट ईयर लिया जिसका असेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ था, एक उसके पिछले साल का लिया जिसका रिटर्न मॉडिफाई भी किया और असेसमेंट पेंडिंग था तो उसकी डेट वेट भी बढ़ा दी। अब मैं एक फ्रेश एक साल का और एग्जांपल लूंगा जिसमें रिटर्न फाइल कर चुका हूं, असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मॉडिफाई रिटर्न फाइल करूंगा और मॉडिफाई रिटर्न के बेसिस पर आपका फिर से असेसमेंट होगा, लेकिन विथ रेस्ट्रिक्टेड राइट टू असेसिंग ऑफिसर एज अमेंडेड। सर ये लाइन अमेंडमेंट करने के बाद एओ के राइट्स बढ़े या कर्टल कम किए गए? तो आंसर इज कम किए गए। बस उसकी एनालिसिस करवानी है। तो ये सेक्शन भी कंप्लीट, अमेंडमेंट भी कंप्लीट, आप भी खुश, मैं भी खुश। खाली बस उसके बाद ये रूल्स हमें पढ़ने हैं, पेज नंबर 2 से लेकर 11 तक के सारे रूल्स, और उसके बाद बताऊंगा एग्जाम के लिए क्या तैयार करना है रूल्स में से। दोनों सेक्शन तैयार कर लेना है 92CC एंड CD। रूल्स को पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें अब कौन कौन सी जगह पर इंपॉर्टेंस चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, ठीक। सर ये जो 2 सेक्शन पढ़ा है मैंने, इसकी समरी बनाओगे तो एक पेज में आ जाएगी। 92CC एंड 92CD की समरी बनाओगे तो एक पेज में आ जाएगी। अब मुझे एक पेज और दे देना समरी बनाने के लिए, रूल्स पढ़ाने के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। 2 पेज में इसकी समरी, मैंने पहले ही वादा किया था आपसे कुछ क्लास पहले, एपीए पढ़ाने के बाद 2 पेज से ज्यादा का कंटेंट नहीं है ये। जो मुझे पढ़ाने में 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, सर मैं 4 घंटे भी देने को तैयार हूं। चीजें नहीं है, न्यू थिंग्स आर देयर विथ यू इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं इसमें कोई फास्ट ट्रैक रिवीजन, कोई फास्ट ट्रैक दनादन क्लास नहीं चलाना चाहता, बड़े प्यार से समझा रहा हूं। खाली अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको लिखिए और समझिए भी क्या क्या फ्लो में चल रहा है। 92CC नया पेज, फ्रेश पेज, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। 92CC के अंदर हमने इंटर कर लिया एग्रीमेंट। अब हम उसके बाद इस पर 92CD का इंपैक्ट दे रहे हैं। चलिए लिखिए, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं नीचे जाऊंगा। वीडियो को चाहो तो आप लोग रोक लो, वीडियो को चाहो तो रोक लो। और मैं प्लीज टाइम नहीं देख रहा कि मुझे कितने आवर्स लग रहे हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, ध्यान रखिएगा। मैं कुछ कहानी सुनाऊं तो मुझे आवर्स देखो।
लिखिए। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे जा रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर विल बी द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। हम जब एप्लीकेशन देंगे तो उसमें मेंशन करते हैं कि हमें किस ईयर से चाहिए। हाँ, रूल्स में पढ़ेंगे कि आपको अगर प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए अप्लाई करना है, ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस आप करते हुए आ रहे हैं, ऑलरेडी यू हैव entered into an international transaction with your associated enterprises, ऑलरेडी ट्रांजैक्शन चल रहे हैं और अब आप एपीए लेना चाह रहे हैं और से इस एपीए को आप 19-20 से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2019 से पहले आपको एप्लीकेशन डाल देनी है। ऐसा रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है ऐसा। सो एग्जाम के लिए जिस ईयर में एपीए इंटर, जिस ईयर के लिए इंटर्ड हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए, वो एग्जाम में मेंशन होगा, डोंट वरी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज को पिक करना है आपको, अपने मन से कुछ भी घस नहीं देना है। थोड़ा सा नीचे जा रहा हूं। ये तो एक चार्ट था कि मेरा एग्रीमेंट किस किस ईयर के लिए वैलिड है, और चूंकि आपने एग्रीमेंट इंटर किया है एपीए, तो अब आपका एएलपी चेंज होगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन पे इंपैक्ट आएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे। ये आईटी क्या है सर? आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू चेंज होगी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जब एएलपी आ गया एज पर एपीए, तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू को चेंज करेगा और इसका इंपैक्ट टोटल इनकम पे जाएगा, तो हमें रिटर्न रिवाइज करनी ही होगी, ठीक। आइए बस यहां पे अब लिखिए, रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो रिटर्न को मॉडिफाई कीजिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर 15-16 का ही क्यों ना हो। 4 साल पुराना रिटर्न भी मॉडिफाई होगा सर? आंसर इज यस। अगर आपका एग्रीमेंट 15-16 पे पीछे जाके रोलबैक प्रोविजन पे लग रहा है तो मॉडिफाई होगा। CD1 92 CD1, तो सर अगर एग्रीमेंट 25 जनवरी 2021 का हो और ये पहला साल डिस्कशन किया ए 19-20, थोड़ा और नीचे जा रहा हूं मैं, ये, और यहां पर मैंने डिस्कस किया बी, और अब मैं डिस्कस करूंगा एक नया सी, प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19, जिसका असेसमेंट भी कंप्लीट है। लिखिए अब इसे, फ्लो को समझिए अच्छे से। 19-20 की रिटर्न फाइल हो चुकी है 25 नवंबर 2020 को, आपका एग्रीमेंट इंटर हुआ है 25 जनवरी 2021 को, तो आपके इस रिटर्न को मॉडिफाई करना पड़ेगा। असेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप इसको 30 अप्रैल तक मॉडिफाई कर सकते हैं। बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न वाली ड्यू डेट अप्लाई नहीं होगी 31 मार्च वाली। हमारे यहाँ 3 महीने का अपना पावर है। सर ये 30 अप्रैल कैसे आया? यहां से आया, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, ठीक। रिवाइज रिटर्न, मॉडिफाइड रिटर्न जिस मंथ में फाइल, सॉरी, हाँ, जिस मंथ में इंटर्ड की हो एग्रीमेंट,
वहां के एंड से 3 महीने के अंदर आपको अपनी रिटर्न मॉडिफाई कर देनी है, तो मैं 30 अप्रैल तक कर सकता हूं। बिलेटेड और रिवाइज का जो नॉर्मल नियम है सेक्शन 139(4) और 139(5) जो हम लोग पढ़ेंगे डर्टी वॉल्यूम 5 में रिटर्न चैप्टर में, उसमें लिखा हुआ 31 मार्च 2001, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। और फ्यूचर में जब एओ असेसमेंट अगर करेगा मेरा, तो वो इस न्यू रिटर्न के बेसिस पे करेगा। ये जो नई मॉडिफाई रिटर्न आई है इसके बेसिस पर वो मेरा असेसमेंट करेगा, पुरानी रिटर्न की जगह पर नई रिटर्न को वो एक्सेप्ट करेगा। चलिए सर लिखिए अब बी पॉइंट। इसमें भी रिटर्न कंप्लीट है, फाइल्ड है, असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है 143 का, बट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर हम फिर से इसमें मॉडिफाई रिटर्न फाइल करेंगे। टीपीओ का केस था असेसमेंट के दौरान, इसीलिए मुझे 12 + 12 24 महीने का ग्रेस मिला हुआ था। असेसमेंट को कब तक कंप्लीट कर देना है? 19-20 के असेसमेंट ईयर का असेसमेंट कब तक कंप्लीट कर देना है? तो उसका ड्यू डेट यहां लिखा हुआ है C24 में सेक्शन 153 में, जो कहता है नॉर्मली 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। 12 month फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। अगर असेसमेंट ईयर 19-20 है तो वहां भी 12 months था, और टीपीओ अगर अपॉइंटेड है तो प्लस 12 महीने और मिलेंगे। तो यहां इसीलिए मैंने 24 महीने लिखे। अब इसमें और 12 महीने मिलेंगे क्योंकि अब एपीए भी इसमें आ गया, तो और टाइम चाहिए एओ को। और फिर तुमने रिटर्न भी मॉडिफाई कर दी। बेचारा एओ अभी तक तो आपके पुरानी रिटर्न पे काम कर रहा था, अब तुमने नई रिटर्न फाइल कर दी, तो उसे 12 महीने पुरानी टाइम लिमिट पे मिलेगा। जो पुरानी टाइम लिमिट है उस पर मिलेगा। प्लीज ध्यान रखना, 12 महीने उसको पुरानी वाली लिमिट पे मिलेगा। पुरानी वाली लिमिट कितनी थी? 31 मार्च 2022। उस पर 12 महीने और बढ़ेगा। देखिए क्या लिखा है यहां पे नीचे, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सबसेक्शन 4 के केस में, यानी पेंडिंग असेसमेंट के केस में, पेंडिंग असेसमेंट के केस में जब आप मॉडिफाई रिटर्न फाइल कर देंगे तो उस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है 153 की, वो 12 महीने से फर्दर बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना टीपीओ अपॉइंट होगा, मैं सामने आ गया, जैसे बोलते हैं ना टीपीओ अपॉइंट होने से 12 महीने एक्स्ट्रा मिलता है, यहां पर मिला 12 महीने एक्स्ट्रा टीपीओ अपॉइंट होने से, तो वैसे ही एपीए आने से इसमें पेंडिंग केस में 12 महीने और मिल जाएगा। बहुत टाइम है यार तुम्हारे पास। सर एक तो एपीए एग्रीमेंट इंटर्ड हुआ है जनवरी 2021 में, अगर आप देखें जनवरी 2021 में एपीए इंटर्ड हुआ है, तो यानी एपीए इंटर्ड हुआ है तो अभी भी एओ के पास 22 तक कंप्लीट कर सकता था ना वो टाइम। अभी तो मैंने 21 में एग्रीमेंट इंटर कर लिया, उसके बाद अप्रैल में रिटर्न फाइल कर दिया, तो अप्रैल में रिटर्न फाइल करना, उसके बाद 22 में 12 महीने जोड़ा, तो एओ के पास तो अच्छा खासा टाइम है। लेकिन क्या अब टीपीओ अपॉइंट होगा क्या? नहीं, अब टीपीओ की जरूरत नहीं है। एओ एपीओ को कंसिडर करेगा, इस मॉडिफाइड रिटर्न को कंसिडर करेगा, असेसमेंट कंप्लीट कर देगा। अब टीपीओ की जरूरत नहीं है, अब टीपीओ की जरूरत नहीं है। तो बोला सर नहीं है तो 12 महीने उसके हटाओ। भाई वो 12 महीने का ग्रेस तो पहले उसे मिल गया था, अब कैसे हटाएं? अब नहीं हटा सकते। वो टीपीओ को केस रेफर कर चुका था एपीए से पहले, 12 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था उसको। टीपीओ नहीं इन्वॉल्व होता तो यहां 21 होता 22 के जगह, और यहां फिर मैं 23 के जगह 22 कर देता। डिपेंड करता है, एग्जाम में मान लो टीपीओ नहीं है तो यहां पर आप कर देना, यहां कर देना, टीपीओ नहीं है तो यहां कर देना, यहां पे जहां पर अभी ये लाइन आ रही है यहां कर देना 21, और नीचे कर देना यहां पर 23 के जगह 12 महीने घटा देना अगर टीपीओ नहीं है तो। आइए लिखिए इसको, वीडियो रोक के लिखिए, हम नीचे जा रहे हैं। सी पॉइंट, सी पॉइंट प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19, थोड़ा एक साल और पीछे चले गए। इसकी रिटर्न फाइल्ड है कब? ऑन
30 नवंबर 2018, इसकी असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑन 25 अक्टूबर 2020। और मेरा डेट ऑफ एपीए कितना है, डेट ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मेरा कब है, जनवरी, क्या था मेरा, एक मिनट शायद रुक जाओ, डेट चेंज करना पड़ जाए, नहीं, मेरा एग्रीमेंट है जनवरी 2021 का, ठीक है, डन। मेरा एपीए है जनवरी 2021 का, राइट, और इसके पहले असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। सर जिस ईयर का असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है उस ईयर की रिटर्न को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा इफ एपीए इज एप्लीकेबल। क्या ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इस ईयर पे एप्लीकेबल है? यस, रोल ओवर प्रोविजन। रोल बैक प्रोविजन, ठीक है। रोल बैक प्रोविजन इस ईयर पे भी एप्लीकेबल है। तुम पहली बात मॉडिफाई करो रिटर्न को, टू बी फाइल्ड, अगेन वही सेम डेट, 3 महीने। सर पिछले 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की जो भी रिटर्न फाइल करनी है, एपीए जिस मंथ में इंटर्ड हुआ उसके एंड से 3 मंथ्स 2021 तक फाइल करोगे। सर इसकी रीअसेसमेंट होगी, लेकिन रीअसेसमेंट में एओ को पावर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। असेसमेंट ओपन होगा, असेसमेंट फिर से होगा, इस रिटर्न को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अब इस बार एओ को ओपन पावर नहीं है। सर पहले 2 केसेस में चूंकि असेसमेंट एक में स्टार्ट ही नहीं हुआ था और एक में चल रहा था, उसमें एओ कुछ भी किसी भी मैटर पे जा सकता है, लेकिन अब इस असेसमेंट को रीओपन कर रहा है मॉडिफाइड रिटर्न के बेसिस पर एपीए को इंपैक्ट देने के लिए। इसको क्लोज करूंगा मैं तो सिर्फ एपीए का इंपैक्ट देने के लिए, और कोई दिमाग एओ अपने मन से नहीं लगाएगा। यानी एओ सोच रहा है कि चलो खाता खुला है तो 2-4 चीज अपनी तरफ से भी अलाउ डिसअलाउ करके इसकी इनकम को बढ़ा देते हैं, तो नहीं, सिर्फ एपीए का जो इंपैक्ट देना है इसकी असेसमेंट पे, इस मॉडिफाइड रिटर्न का जो इंपैक्ट देना है, सिर्फ उतना ही एओ कर पाएगा। इसीलिए थोड़ी सी लैंग्वेज मॉडिफाई की गई है। जो अमेंडमेंट से पहले की लैंग्वेज थी कि कंप्लीटेड असेसमेंट के केस में, देखिए पहले की लैंग्वेज, प्रोसीड टू असेस और रीकॉम्प्यूट द टोटल इनकम। मतलब खाता खुल गया तो एओ क्या कर रहा था, एपीए का इंपैक्ट देने के अलावा उसकी टोटल इनकम के वो हर तरह के एंगल से एसेस रीएसेस कर रहा था। कुछ 1-2 खर्चे और अलाउ डिसअलाउ कर रहा था। वो एक बार मौका मिल गया ना खाता खोलने का, जब खाता खोलने का मौका मिल गया तो एओ आपके रिटर्न में जो पुराना ईयर है उसमें वो कमियां निकालना शुरू कर दिया। मतलब समझो कि 2-4 साल की खुन्नस जो है वो आपके ऊपर निकाल रहा था। एओ को लगा कि कुछ चीजें थी जो मैं डिसअलाउ करना भूल गया था, चलो खुला है तो इसको हम कर ही देते हैं। तो जब ये तो खिलाफ हो गया ना एससीसी के, एसीसीए का खाता फिर से खुल रहा है क्योंकि मॉडिफाइड रिटर्न उसने फाइल की एपीए का इंपैक्ट देने के लिए। तो टू दैट एक्सटेंट ही एओ एक्शन ले आपके कंप्लीटेड असेसमेंट पे। मुझे पेंडिंग से कोई मतलब नहीं है, और जिसका असेसमेंट अभी तक ओपन ही नहीं हुआ उससे भी कोई मतलब नहीं है। If an assessment or reassessment proceedings for any assessment year relevant to the previous year to which the agreement applies have been completed before the expiry of the period allowed for furnishing the modified return, मतलब जनवरी के बाद फरवरी में कंप्लीट हो जाए, मार्च में कंप्लीट हो जाए। सर हमें ये रिटर्न कब तक फाइल करनी थी? 30 अप्रैल तक। मान लो ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ है कब? जनवरी में ही, फरवरी में ही, मार्च में ही, लेकिन अप्रैल से पहले हो गया ना, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने से पहले हो जाना चाहिए। सर ये डेट फरवरी की भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ये जो 25 अक्टूबर की डेट है ये फरवरी की डेट भी हो सकती है। सर द असेसिंग ऑफिसर, मैंने पहले की जानबूझकर रखी, द असेसिंग ऑफिसर शैल इन केस वेयर मॉडिफाइड रिटर्न इज फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट सबसेक्शन 1 पास एन ऑर्डर, अब लैंग्वेज देखिए, पास एन ऑर्डर मॉडिफाइंग द टोटल इनकम ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर डिटरमाइंड इन सच असेसमेंट और रीअसेसमेंट एज द केस में भी। ठीक है सर, ये जो पावर था ना इसका,
एसेस और रीएसेस और रिकॉम्प्यूट द टोटल इनकम, इसके जगह पर क्या आया वर्ड, मॉडिफाइड द टोटल इनकम। और मॉडिफाइड टोटल इनकम के लिए वो क्या करेगा, सिर्फ मॉडिफाइड रिटर्न को एक्सेप्ट करेगा। देखिए लैंग्वेज, यहां वर्ड है मॉडिफाइड रिटर्न, यहां वर्ड है मॉडिफाइंग द टोटल इनकम, बट नीचे वर्ड था कंप्लीट द असेसमेंट और रीअसेसमेंट। वो सिर्फ मॉडिफाइड रिटर्न के बेसिस पर इनकम को मॉडिफाई करेगा और कोई इनकम को रीअसेस, एसेस और रिकॉम्प्यूट नहीं करेगा, सिर्फ एपीए का इंपैक्ट देगा, बस इतना ही करेगा और केस को क्लोज कर देगा। तो सर नाउ एओ सेल, नाउ एओ सेल pass an order modifying the total income on the basis of above modified return and say APA। APA का इंपैक्ट देने के लिए उसको अब जो इनकम मॉडिफाई करनी है करेगा। लिख देता हूं, आप कलर चेंज करके बोल्ड करके लिख सकते हैं, नो पावर टू रीअसेस और रिकॉम्प्यूट टोटल इनकम नाउ। ये पावर अब खत्म कर दिया गया है, कब से, 1 सितंबर 2019 अमेंडमेंट करके। अब सर इसको मैं कब तक लास्ट डेट, सर ये जो पास करेगा ए ऑर्डर, मैंने रिटर्न तो फाइल कर दी, टू बी फाइल्ड ऑन 30 अप्रैल, ठीक, मॉडिफाइड रिटर्न को मैंने फाइल कर दी, से कब, से इट इज फाइल्ड ऑन 10 अप्रैल 2021, 3 महीने के अंदर रिटर्न फाइल करनी थी, से मैंने मॉडिफाइड रिटर्न 10 अप्रैल को फाइल कर दी, ठीक। अभी तक तो लास्ट डेट चल रहा था, कब तक फाइल करनी है, कब तक फाइल करनी है, कब तक फाइल करनी है। अब मैं इस एग्जांपल के लिए डेट दे रहा हूं कि से मैंने रिटर्न फाइल कर दी 10 अप्रैल को, तो अब यहां से निकलेगा कब तक। अब जो एओ एक बार असेसमेंट ऑर्डर दे चुका है, अब दोबारा असेसमेंट वो कब तक कर सकता है, तो अब उसके लिए यहां पे आ जाओ, इसमें द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी पास्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द, ये देखिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड, है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 1 साल, यानी अल्टीमेटली 2 साल। तो फाइनेंशियल ईयर ऊपर वाला डेट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, ये 2021-22, जिस ईयर में मॉडिफाइड रिटर्न फाइल हुई है 10 अप्रैल 2021, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा हुआ, 21-22, 31 मार्च 2022, यहां से प्लस 1 ईयर, यानी 31 मार्च 2023, ये भी पहुंच गया कोइंसिडेंटली, शायद पहले वाला आंसर भी 23 पे ही पहुंचा था, ये वाला आंसर भी 23 पे ही पहुंचा था, 23 को रट्टा नहीं मारना है सर, इसको भी ऑलमोस्ट वहीं पे पहुंचा दिया। तो इस तरीके से मैंने आपका ये पूरा पेज विथ स्मॉल एग्जांपल्स कंसिडरिंग अमेंडमेंट्स एंड डिफरेंशिएशन भी बता दिया कि यहां पर एओ के पास ज्यादा पावर था, यहां एओ का पावर नॉर्मल था जैसे उसके पास था पावर, क्योंकि अभी असेसमेंट उसने कंप्लीट नहीं किया था। यहां ये दोबारा असेसमेंट ओपन कर रहा है बिकॉज ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न, तो इसके पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यहां लिखिए एओ पावर हैज नाउ बीन रेस्ट्रिक्टेड, एओ पावर हैज नाउ बीन रेस्ट्रिक्टेड, एओ पावर हैज नाउ बीन रेस्ट्रिक्टेड। चलो सर, बोला सर आपने इस सेक्शन को टच नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, ये सेक्शन जब आप वॉल्यूम 5 में पहुंचोगे तब टच करेंगे। ये सर्च से रिलेटेड सेक्शन है और ये डीआरपी से रिलेटेड है। सर जैसे इसमें टाइम लिमिट है वैसे यहां टाइम लिमिट भी दे रखी है और वो ऐसे यहां भी टाइम लिमिट दे रखी है। एक को मैंने समझा दिया, बाकी का हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आगे समझने के बाद, अभी करेंगे इन सब कॉन्सेप्ट को मिक्स ना, तब तो हालत ही खराब हो जाएगी। ऐसे भी 153B को मिक्स नहीं करता है यहाँ पे, और ये डीआरपी का सेक्शन है। डीआरपी की पूरी बात 1 घंटे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने ये समझा दिया। ये पॉइंट कब लग रहा था, व्हेन असेसमेंट इज पेंडिंग,
और नॉट येट स्टार्टेड, ये पेंडिंग ऐसे कहो, असेसमेंट इज पेंडिंग। और ये कब लग रहा था, व्हेन असेसमेंट इज कंप्लीटेड। ये कब लग रहा था, व्हेन रिटर्न इज फाइल्ड बट असेसमेंट इज पेंडिंग। ये रिटर्न इज फाइल्ड, असेसमेंट इज आल्सो कंप्लीटेड। ठीक, और इस पॉइंट के कारण जो मैं मॉडिफाई रिटर्न फाइल करूंगा उसको माना जाएगा कि दिस इज नथिंग बट अ 139 की नॉर्मल रिटर्न। ठीक, चलिए सर अब हम लोग चलते हैं इस रूल्स में, लेकिन रूल्स में मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए। मेन पर्पस था इस दोनों सेक्शन को बैक टू बैक लिंक कर देना और अमेंडमेंट करवा देना। सर मैं अभी इन सभी रूल्स में आऊंगा। अब मैं आ चुका हूं पेज नंबर 2 पे। मैं इन सभी रूल्स को अब एक एक करके आपसे डिस्कस करने के बाद एंड में समराइज कर दूंगा आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बट अभी मेरा पर्पस क्या था, बैक टू बैक दोनों मेन सेक्शन को करवा देना। एपीए स्टार्ट हो गया, यस सर, 92CC हो गया, 92CD हो गया, और इसके रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स को हमने कर लिया। अब रूल्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन रूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। लिखिए इस पॉइंट को, और उसके बाद आप बड़े आराम से तसल्ली से 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग रिज्यूम करेंगे। YouTube पे क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि मेरा मकसद है अमेंडमेंट को कवर कराना अपने पुराने स्टूडेंट्स को। बस मैं ज्यादा नहीं, YouTube पे मेरी सारी क्लासेस नहीं आ रही हैं। बोला सर आप आधा पढ़ा के छोड़ देते हो YouTube पे, तो भाई ये YouTube पे हम क्लासेस जो है अमेंडमेंट बोल के दे रहे हैं मेरे पुराने स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम चैनल और YouTube पे फॉलो करना चाहते हैं अमेंडमेंट्स के लिए। मैंने किसी भी क्लास में कभी नहीं कमिटमेंट किया है कि मैं पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग फ्री में YouTube पे करवा रहा हूं। ऐसी मेरी कोई क्लास नहीं है जिसमें मैंने कहा हो। थोड़ा सा नीचे जा रहा हूं, देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ। वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिए। नीचे जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा देखें। चलिए ये भी था नीचे। डन, वीडियो रोक लीजिए, ब्रेक लीजिए आप लोग। ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल। अब यहां से शायद 1 घंटा और लगे हमें, देख लेंगे वो तो। अब जो टाइम है साथ ही रहना, ये चैप्टर चलता ही रहेगा, ये क्लास चलती रहेगी जब तक हम सारे रूल्स ना कर ले पेज नंबर 11 तक। एंड माइंड यू अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस सेक्शन में अमेंडमेंट था और एग्जांपल्स के थ्रू समझाना था मुझे, इसलिए टाइम लग गया। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।